सुमित्रा जी का अपना घर कभी उनके लिए जन्नत हुआ करता था, लेकिन आज उसी घर में उन्हें बोझ समझा जा रहा था, क्योंकि 2 छोटे कमरों का ये घर अब उनके लिए कैद बन चुका था। दीवारों से यादें पहले ही हट चुकी थी और अब धीरे धीरे उनकी इज्जत भी घटने लगी थी। गठिया बाव के दर्द से कराते हुए वो धीरे धीरे अपनी चारपाई से उठी। आराम करना उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बहू रचना के उठने से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो आज फिर उन्हें ताने की आग में जलना पड़ता। इसलिए बिना कोई आवाज़ किए सुमित्रा जी ने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और खुद को संभालते हुए रसोई की ओर बढ़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से रसोई की लाइट जलाई, गैस का चूल्हा साफ कर चाय का पानी चढ़ा दिया। उन्हें याद था कि उनके बेटे रमन को सुबह उठते ही अदरक और इलायची वाली कड़क चाय चाहिए होती है। पानी उबलने लगा था। उन्होंने चाय पत्ती का डिब्बा उठाने के लिए स्लेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद बुढ़ापे की कमजोरी या रात भर की घबराहट की वजह से उनके हाथ से स्टील का वो डिब्बा फिसल गया। डिब्बा सीधे फर्श पर गिरा और चाय पत्ती पूरे फर्श पर बिखर गई। आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस सुबह के सन्नाटे में वो किसी बम के धमाके जैसी लगी। सुमित्रा जी का दिल धक से रह गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने जल्दी से झुककर डिब्बा उठाया और अपने हाथों से फर्श पर बिखरी चाय पत्ती को समेटने लगी। उनके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। तभी पीछे से तीखी नफरत से भरी कड़कती हुई आवाज़ आई, सुबह सुबह चैन से सोने भी मत देना। क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो मेरी जान के पीछे पड़ी रहती हैं? सुमित्रा जी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। रसोई के दरवाजे पर बहू रचना खड़ी थी। उसके चेहरे पर नींद से कहीं ज़्यादा गुस्सा था और उसके ठीक पीछे 8 साल का मासूम पोता मयंक अपनी नींद भरी आंखें मलता हुआ डरकर अपनी माँ का पल्लू पकड़े हुए था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आँखों में खौफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा सुबह सुबह उसकी प्यारी दादी पर क्यों चिल्ला रही है। बहू, वो बस मेरे हाथ से फिसल गया। मेरी नियत तुम्हें जगाने की नहीं थी। सुमित्रा जी ने जमीन पर बैठे बैठे ही सहमी हुई आवाज़ में कहा। उनकी नज़र अपने पोते मयंक पर थी। अपने ही पोते के सामने इस तरह जलील होना उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। नियत तो आपकी कभी कुछ गलत करने की होती नहीं है बुढ़िया, बस सारे उल्टे काम अपने आप ही हो जाते हैं, कहते हुए रचना ने गुस्से में गैस बंद कर दिया। हटिए यहाँ से, आपके हाथ की मनहूस चाय पीकर वैसे भी मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। रचना ने झटके से मयंक का हाथ पकड़ा। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तुझे भी इनके साथ बर्तन फोड़ने हैं क्या? चल अंदर। मयंक रोने जैसी शक्ल बनाकर अपनी दादी को मुड़ मुड़ कर देखता हुआ अपनी माँ के साथ खींचता चला गया। सुमित्रा जी चुपचाप सर झुकाए रसोई से बाहर आ गई। उनके गले में एक भारी पंसा आ गया था। आंसू आंखों के किनारों पर आकर रुक गए। सुबह के 8 बज चुके थे। घर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। रमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और घर का पूरा खर्चा उसी के कंधों पर था। इसी बात का गुरूर रचना को हमेशा रहता था। सुमित्रा जी ने रमन और अपने पोते मयंक के लिए नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख दी थी। उन्होंने अपने दर्द को छुपाते हुए अपने पोते के लिए आलू के पराठे बनाए थे। मयंक चुपचाप सर झुकाए कुर्सी पर बैठा अपना पराठा खा रहा था। वो बीच बीच में अपनी दादी की तरफ देखता, जो एक कोने में खड़ी होकर बस ये सुनिश्चित कर रही थी
कि किसी को किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है। रमन टाई की गांठ ठीक करते हुए बाहर आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा तनाव में था। ऑफिस की फाइलें और लैपटॉप का बैग बगल में रखा था। तभी रचना कमरे से बाहर आई। उसने चेहरे पर एक ऐसा भाव बना लिया जैसे वो दुनिया की सबसे पीड़ित महिला हो। उसने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और रमन की कुर्सी के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। रमन, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, रचना ने अपनी आवाज़ में नकली रुलाई भरते हुए कहा। क्या हुआ? सुबह सुबह किसने क्या कर दिया? रमन ने बिना ऊपर देखे जल्लाहट भरे स्वर में पूछा। किसने क्या किया? अरे इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरी सिर्फ तुम्हारी माँ ही तो होती है। सुबह 6 बजे से किचन में बर्तन पटक पटक कर मेरी नींद खराब कर दी और जब मैंने प्यार से कहा कि माँ जी आराम से काम कर लीजिए तो मुझे गालियाँ देने लगी। सुमित्रा जी वहीं कोने में खड़ी थी। उनके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रचना इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से कैसे बोल सकती है। उन्होंने रुआसी आवाज़ में कहा, रमन बेटा, बहू झूठ बोल रही है। मेरे हाथ से बस चाय पत्ती का डिब्बा गिर गया था। मैंने इसे पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। तू चाहे तो अपने बेटे मयंक से पूछ ले, वो वही था। सुमित्रा जी की आवाज़ कांप रही थी। तभी अपनी दादी को रोते हुए देखकर मयंक ने डरते हुए कहा, पापा, दादी ने कुछ नहीं कहा, तू चुप कर। रचना ने मयंक को बीच में ही डपट दिया। मयंक डर कर अपनी कुर्सी पर सिकुड़ गया। रमन ने नाश्ते की प्लेट को जोर से धक्का दिया। स्टील की प्लेट खिसक कर टेबल के दूसरे छोर तक गई और पानी का कांच का गिलास झलक कर गिर पड़ा। बर्तन की इस तेज आवाज़ से मयंक बुरी तरह चौंक गया। उसके हाथ से पराठे का टुकड़ा छूट गया। बस करो माँ, रमन पूरी ताकत से चिल्लाया। दिन भर ऑफिस में गधों की तरह काम करके मेरा दिमाग वैसे ही खराब रहता है और यहाँ सुबह सुबह तुम दोनों का ये घटिया नाटक शुरू हो जाता है। तुम क्यों नहीं टिक कर बैठ सकती एक जगह? रचना घर का इतना काम करके थक जाती है, उसे सोने दिया करो ना। पर बेटा, मैं तो बस तेरे लिए चाय बना, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। अगर तुम इस घर में शांति से नहीं रह सकती तो अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। रमन ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और झटके से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने रचना से नरम स्वर में कहा, तुम अपना ध्यान रखो और अगर ये ज़्यादा परेशान करें तो मुझे ऑफिस में फ़ोन कर देना। दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हुआ। सुमित्रा जी वहीं भूत बनकर खड़ी रह गई। रचना एक विजय मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठा नन्हा मयंक अपनी सहमी हुई आँखों से बस अपनी दादी के बहते आंसुओं को देख रहा था। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से उतरा और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी दादी की साड़ी का किनारा पकड़ लिया। सुमित्रा जी ने फूट फूट कर रोते हुए अपने पोते को गले से लगा लिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। रचना अपने कमरे में एसी चलाकर फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सुमित्रा जी बाहर हॉल में एक पुरानी और घिसी हुई चटाई पर बैठी थी। सुबह के उस भयानक तमाशे के बाद उन्होंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। उनके पेट में भूख के मारे ऐंठन हो रही थी। शुगर की बीमारी के कारण उनका सर भी चकराने लगा था। उन्होंने हिम्मत करके रसोई की तरफ कदम बढ़ाया। फ्रिज खोला। अंदर बर्तन में कल रात की 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल रखी थी। सुमित्रा जी ने सोचा कि यही खाकर वो अपनी दवा ले लें, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोटी की प्लेट निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से रचना वहाँ आ गई। ये क्या कर रही हो यहाँ? उसने अपनी कर्कश आवाज़ में पूछा। भूख लगी है बहू, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, दवा भी लेनी है।
रचना ने आगे बढ़कर झटके से फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है ना तुम्हें। सुबह का सारा तमाशा तुम्हारे कारण ही हुआ था। रमन भूखा ऑफिस चला गया और तुम यहाँ बेटे को भूखा निकाल कर खाने बैठ गई हो। कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें आज। तभी 8 साल का मयंक जो अपने कमरे में था बाहर आ गया। उसने देखा कि उसकी दादी ज़मीन पर बैठकर रो रही है। उससे अपनी दादी का दर्द देखा नहीं गया। वो दौड़कर अपने खिलौने वाले डिब्बे के पास गया। उसमें से उसने अपना आधा खाया हुआ बिस्किट का पैकेट निकाला और भागकर अपनी दादी के पास आया। दादी, ये लो, बिस्किट खा लो, मम्मा गंदी है, आप मत रो। मयंक ने अपनी दादी के आंसू पोंछते हुए कहा। सुमित्रा जी का दिल भर आया, लेकिन इससे पहले कि वो बिस्किट ले पाती, रचना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मयंक के हाथ से बिस्किट छीन कर फेंक दिया और उसकी बाँह को बहुत ज़ोर से पकड़ा। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है ना इस बुढ़िया का? तुझे भी इनके साथ भूखा मरना है क्या? चल अंदर, छोड़ दो बहू उसे, मत मारो, बच्चा है वो। सुमित्रा जी ज़मीन से उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। तुम चुप रहो, मेरे बेटे से दूर रहना आज के बाद। रचना मयंक को घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले गई। मयंक दर्द और डर से जोर जोर से रो रहा था। मम्मा छोड़ो, दादी के पास जाना है। कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। सुमित्रा जी वहीं ठंडे फर्श पर बैठ गई। अपने पोते की उन चीखों को सुनकर उनका दिल फटा जा रहा था। वो इस घर में अब एक बोझ बन चुकी थी, जिसकी सज़ा उनके मासूम पोते को भी मिल रही थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। रमन थका हारा घर लौटा। उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था और वो बस ये चाहता था कि घर जाकर उसे शांति मिले। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। बीच हॉल में एक बड़ा सा सूटकेस खुला हुआ रखा था और रचना उसमें पागलों की तरह अपने और अपने बेटे मयंक के कपड़े भर रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मयंक सोफे के कोने में दुबक कर बैठा हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था और हॉल के दूसरे कोने में सुमित्रा जी ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठी थी। ये सब क्या है रचना? तुम सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? रमन ने घबराकर पूछा। ऑफिस का बैग उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। रचना दौड़कर रमन के पास गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने का एक ज़बरदस्त नाटक शुरू कर दिया। मैं जा रही हूँ रमन, मैं इस घर में अब एक पल भी और नहीं रह सकती। आज तो हद ही हो गई। मेरी जान बाल बाल बची है। क्या मतलब, क्या हुआ है? रमन का धैर्य जवाब दे रहा था। रचना ने सुमित्रा जी की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी इस माँ ने आज दोपहर में मुझे और मयंक को जान से मारने की कोशिश की। जब तुम ऑफिस चले गए तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनके बेटे को इनसे छीन रही हूँ और कहा कि आज रात के खाने में वो मुझे और मयंक को जहर दे देंगी। ये सुनते ही रमन के होश उड़ गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? तभी सुमित्रा जी ऐसा खौफनाक इल्ज़ाम सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। रमन बेटा, क्या झूठ बोल रही है? सफ़ेद झूठ। भगवान कसम, मैंने इसे छुआ तक नहीं है। जहर की बात तो दूर, मैंने तो सुबह से एक दाना भी नहीं खाया और एक घुट पानी तक नहीं पिया है। तू मयंक से पूछ ले, वो सब देख रहा था। रमन ने मयंक की तरफ देखा। रमन डरा हुआ था। जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, रचना ने झपटकर मयंक को अपनी तरफ खींच लिया। देखा रमन, अब ये औरत मेरे मासूम बच्चे को भी बीच में ला रही है। ये इसे डरा रही है। रमन, मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा है इस औरत से। रचना चीख रही थी। रमन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने अपनी माँ की तरफ
ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कोई अपराधी हो। माँ, क्या आप सच में पागल हो गई हैं? आप मेरी बीवी और बच्चे को जहर देने की बात कर रही हैं। रमन शेर की तरह दहाड़ा। बेटा, मेरी बात तो सुन, सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा। तो रमन गुस्से से बोला, चुप रहिए आप, मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। तभी रचना ने अपना आखिरी पासा फेंका। वो सूटकेस की चैन बंद करके खड़ी हो गई और रोते हुए मयंक का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। रमन, आज फैसला तुम्हें करना होगा। रचना की आवाज़ में अब एक सख्त धमकी थी। या तो इस घर में तुम्हारी ये माँ रहेगी या फिर मैं। फैसला तुम्हारा है। अगर अब ये औरत इस घर से बाहर नहीं गई तो मैं मयंक को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी और मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और FIR दर्ज करवाऊंगी कि तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ मासूम मयंक के सिसकने की दर्द भरी आवाज़ गूंज रही थी, जो बार बार कह रहा था, पापा पापा। सुमित्रा जी की सांसें अटक गई। उन्होंने उम्मीद और बेबसी भरी नज़रों से अपने बेटे रमन की तरफ देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, वो इन झूठे इल्ज़ामों में आकर अपनी माँ को घर से नहीं निकालेगा। रमन अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी नज़रें रोते हुए मयंक पर थी, फिर दरवाजे पर खड़ी अपनी पत्नी पर, और अंत में उसने धीरे से अपनी नज़रें मोड़कर अपनी बूढ़ी बेबस कांपती हुई माँ की तरफ देखा। रमन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से कठोर हो चुके थे। उसने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए ऐसी बात कही जिसने सुमित्रा जी का वजूद, उनका विश्वास, सब कुछ एक पल में चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी आंखों से सारी शर्म और लिहाज को दरकिनार करते हुए कहा, माँ, आप अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। सुमित्रा जी को लगा जैसे उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उनका अपना खून, उनका अपना बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपने शौक, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज उन्हें घर से निकाल रहा था। रमन बेटा, सुमित्रा जी के कंठ कांप रहे थे। कोई बेटा नहीं, मुझे बीवी और बच्चे की जान ज़्यादा प्यारी है। आप जाइए यहाँ से। कहते हुए रमन ने अपना मुंह फेर लिया। रचना के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान तैर गई। सुमित्रा जी ने एक नज़र बहू को देखा, फिर अपने रोते हुए पोते को, और अंत में रमन की पीठ को उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। जब अपनों ने ही गवाही सुनने से इनकार कर दिया हो तो अदालत में खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था। सुमित्रा जी ने कोने में रखा अपना एक पुराना थैला उठाया जिसमें उनके 2 जोड़ी कपड़े थे। अपनी टूटी हुई चप्पल पहनी और बिना एक आंसू बहाए, बिना पलटकर देखे उस घर की चौखट पार कर गई जिसकी नींव में उनका खून पसीना मिला था। बाहर घोर अंधेरा था और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद हुआ। मयंक अपनी माँ के हाथ से छूटकर दरवाजे की तरफ भागा। दादी, दादी मत जाओ। लेकिन रचना ने उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। रचना बहुत खुश थी। आज उसे सुबह 6 बजे उठने की कोई टेंशन नहीं थी। घर पर सिर्फ उसका राज था। उसने आराम से उठकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई और गुनगुनाते हुए मयंक के कमरे की तरफ गई ताकि उसे स्कूल के लिए उठा सके। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। मयंक बेटा, उठ जाओ, देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई है। रचना के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर ज़मीन पर चकनाचूर हो गया क्योंकि बिस्तर खाली था। मयंक कमरे में नहीं था। कमरे की खिड़की खुली थी। रचना की चीख निकल गई, रमन, रमन। मयंक कमरे में नहीं है। रमन हड़बड़ाकर उठा। दोनों पागलों की तरह पूरा घर छान मारा पर मयंक कहीं नहीं था।
मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि मैं खिड़की से बाहर गया था। रमन के पसीने छूटने लगे। उसने अपना फ़ोन निकाला ताकि पुलिस को फ़ोन कर सके। तभी रचना रोते हुए बोली, रमन, मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। कल रात मैंने टेबल पर रखा था। रमन ने तुरंत अपने फ़ोन से रचना के नंबर पर कॉल किया। फ़ोन की रिंगटोन मयंक के बिस्तर के ठीक नीचे आ रही थी। उसने फ़ोन निकाला। फ़ोन की स्क्रीन ऑन थी और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप वॉइस नोट प्ले हो रहा था, जिसे मयंक ने शायद अपनी छोटी उंगलियों से ऑन कर दिया था। वो वॉइस नोट रचना ने कल शाम को अपनी सहेली पूजा को भेजा था। रमन की नज़र स्क्रीन पर पड़ी और वॉइस नोट सुनने लगा तो रचना की असली आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वॉइस नोट की आवाज़, अरे पूजा, आज तो मैंने ऐसी धांसू एक्टिंग की है ना कि रमन ने अपनी उस बूढ़ी माँ को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया है। हा हा हा, अरे मैंने झूठ ही बोल दिया कि वो मुझे और मयंक को जहर दे रही थी। बेचारी बुढ़िया ने तो सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया था और मैंने उस पर जहर का इल्ज़ाम लगा दिया और मेरा बेवकूफ़ पति मान भी गया। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। ये सुनते ही रमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया था। अपनी पत्नी के एक झूठे नाटक के लिए उसने अपनी उस माँ को रात के अंधेरे और बारिश में घर से निकाल दिया, जिसने उसके लिए भूखे पेट रातें गुजारी थी। रमन ने खूंखार नज़रों से रचना की तरफ देखा। रचना का चेहरा अब सफ़ेद पड़ चुका था। रमन, वो मैं। चुप रहो तुम डायन। रमन दहाड़ा, अगर मेरे बेटे और मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रमन पागलों की तरह घर से बाहर दौड़ा। रचना का सारा घमंड, सारी चालाकी एक पल में चूर चूर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि आज उसका असली चेहरा सामने आ गया है और अब रमन उसे छोड़ेगा नहीं। अपना ऐशो आराम और पति छीन जाने के खौफ ने उसे जकड़ लिया। रमन, मेरी बात तो सुनो। चीखते हुए रचना बिना चप्पल पहने पागलों की तरह रमन के पीछे सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। रमन सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहा था। मयंक, माँ, वो हर गली हर चौराहे पर पूछ रहा था। उसके कुछ ही कदम पीछे रचना भी हाँफते हुए भाग रही थी। लोगों की नज़रें उस पर थी जो कल तक महारानी बनकर घूमती थी, आज सड़क पर बेसुध होकर रोती हुई दौड़ रही थी। तभी मोहल्ले के एक दुकानदार ने बताया कि उसने सुबह सुबह एक छोटे बच्चे को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। रमन और रचना भागते हुए मोहल्ले के पुराने हनुमान मंदिर पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर रमन की रूह काँप गई और रचना के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर सुमित्रा जी सिकुड़कर लेटी हुई थी। रात भर बारिश में भीगने के कारण वो बुखार से तप रही थी और उनके ठीक बगल में उनका मासूम पोता मयंक बैठा था। मयंक ने अपनी छोटी सी रेनकोट अपनी दादी के ऊपर डाल रखी थी। उसके दूसरे हाथ में एक गुल्लक था। माँ, मयंक बेटा। रमन फूट फूट कर रोते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा। रचना भी लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर आ गिरी और रोते हुए मयंक की तरफ हाथ बढ़ाया तो मयंक ने झटके से रमन और रचना दोनों का हाथ झटक दिया और अपनी दादी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और नफरत थी। दूर हटो यहाँ से तुम दोनों। मयंक बेटा, माँ के पास आओ, मुझे माफ़ कर दो। रचना फूट फूट कर रोते हुए आगे बढ़ी। नहीं, तुम झूठी हो मम्मा, मयंक ने चीखते हुए कहा। तुमने मेरी दादी को भूखा रखा और आप गंदे हो पापा। आपने मेरी दादी को बारिश में निकाल दिया। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी गुल्लक तोड़ दी है। अब मैं अपनी दादी को बिस्किट खिलाऊंगा। मयंक ने एक पल के लिए रमन और रचना
दोनों को देखा और फिर वो बात कही जो हर उस इंसान के मुंह पर तमाचा थी जो अपने माँ बाप को बहुत समझता है। और सुन लो मम्मा पापा, जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी आपको बिल्कुल ऐसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। 8 साल के बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द रमन और रचना दोनों के सीने को चीरते हुए निकल गए। जो बीज वो आज बो रहे थे, कल उनका ही बेटा उन्हें वही फल देने वाला था। तभी रमन अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था, मुझे अपने ही घर में पल रहा जहर नहीं दिखा। चलिए माँ, घर चलिए। रमन अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। रचना भी हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। सुमित्रा जी अपने पोते के सहारे से उठकर खड़ी हुई और एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ में अब कोई बेबसी नहीं थी, बल्कि एक स्वाभिमान था। रमन बेटा, माँ की ममता अंधी जरूर होती है, लेकिन एक औरत का स्वाभिमान जब टूटता है ना, तो वो कभी वापस नहीं जुड़ता। तूने कल रात अपना फैसला सुना दिया था, आज मेरा फैसला सुन। तूने मुझे जिस घर से निकाला, वो घर मेरे खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर था, जिसे तूने अपना कह दिया। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि आज भी वो घर मेरे नाम पर है, इसलिए अब उस घर से मैं नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी ये पत्नी जाओगे। रमन के हाथ पांव कांपने लगे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो रोते हुए बोला। मैं आपकी बात सुने बिना ही आपको दोषी समझ बैठा था, मुझे माफ़ कर दो माँ। रचना भी सुमित्रा जी के पैरों में गिर गई। उसकी सारी अकड़ और घमंड अब ख़त्म हो चुका था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लालच और अहंकार में मैं इंसानियत ही भूल गई थी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। सुमित्रा जी ने दोनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो रिश्तों की जड़ें हिला देती हैं। कल रात जब मैं बारिश में इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, तब मैंने समझ लिया था कि जिस बेटे के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम मेरे बेटे और बहू हो। लेकिन अब तुम उस घर में तभी रहोगे जब तुम उस घर का किराया दोगे। कुछ दिन किराए के घर में रहकर जिंदगी की सच्चाई समझो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि किराए के घर में रहना कितना मुश्किल होता है। और फिर भी मैं अकेली औरत तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपना खुद का घर बनाया, और आज उसी घर से तू मुझे बाहर निकाल रहा है। यह सुनकर रमन की आंखों से आंसू बहने लगे। रचना सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके पास अपनी गलती का कोई जवाब नहीं था। रमन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आप जो कहोगी वो सब मंजूर है, बस मुझे खुद से दूर मत कीजिए। सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पोते मयंक का हाथ पकड़कर घर लौट आई। वर्षों बाद उस घर की चौखट ने अपनी असली मालकिन का स्वागत किया था। घर में प्रवेश करते ही मयंक ने मुस्कुराकर कहा, दादी, अब कोई आपको डांटेगा नहीं। तो सुमित्रा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, अब इस घर में सिर्फ प्यार रहेगा। उस दिन के बाद रचना ने भी कभी सुमित्रा जी के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हर दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता था। तो दोस्तों, क्या सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।